हाँ भाई बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। ठीक है। तो आज फिर हम कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी क्या है? चाचा। आज की कहानी का नाम है रहमान चाचा, है ना? चाचा कौन होते हैं? चाचा किसे कहते हैं? पापा के भाई खाना खाओ। तो कहानी है हमारी आज की रहमान चाचा। और चाचा कौन होते हैं? किसे कहते हैं? पापा के छोटे भाई। बड़े भाई कौन होते हैं? ताऊ। और छोटे भाई चाचा। देखते हैं इस कहानी में क्या है। मक्खनपुर से दिल्ली तक रेलगाड़ी की उस पूरी यात्रा में सोनू खिड़की के पास दुबका डरा सहमा सा बैठा रहा था। पूरे रास्ते उसके दिल में खुटखुट होती रही, कहीं कोई टिकट चेकर आ गया तो। उसके पास टिकट तो क्या, खाने के लिए 5-10 रुपए नहीं थे। पूरे दिन का भूखा था, लेकिन क्या करे। रेलगाड़ी के डिब्बे में दाल सेब वाला तो कभी चाय वाला आकर पुकारता। आसपास जितने भी बच्चे थे उन्हें सभी उनके मम्मी पापा चीज़ें लाकर दे रहे थे, लेकिन सोनू को भला कौन लाकर देता? उसका कौन अपना यहाँ बैठा था? वह तो अकेला था, निपट अकेला, और यूँ भी घर से भाग कर आया था। बार बार सोनू का ध्यान टिकट चेकर की ओर ही जाता। सोचता था अगर पकड़ा गया तो उसे पकड़कर थाने में बंद कर दिया जाएगा, और यह खबर जब मम्मी पापा तक पहुंचेगी तब उन्हें कितनी तकलीफ होगी। सोनू को बस इतना ही पता था कि ज़्यादातर टिकट चेकर सफ़ेद वर्दी में होते हैं, ऊपर से काला कोट पहने होते हैं। इसलिए अगर काले कोट में कोई नजर आ जाता तो फौरन घबराकर वह खिड़की के बाहर देखने लगता, और सर्दी के बावजूद उसका चेहरा पसीने पसीने हो उठता। इसी तरह बड़ी मुश्किल से यात्रा उसकी पूरी हुई। घर में मम्मी पापा उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे होंगे, यह सोचकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो घर से भाग कर आया था, है ना? हाँ, यह सोचकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर उन्हें वह जबरन रोक लेता, ताकि उसे रोता देखकर किसी को कोई शक ना हो कि वह घर से भाग कर आया है। तो अभी एक भली सी आंटी ने पूछ ही लिया कि बेटा, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? अकेले हो? इस पर उसने बहाना बनाया, आंटी मैं तो अक्सर दिल्ली जाता रहता हूँ, वहाँ मेरे अंकल रहते हैं जनकपुरी में, मुझे लेने स्टेशन पे आ जाएंगे। इस पर आंटी ने उसे खाने के लिए पूड़ियाँ और आम का अचार दिया और कहा कि तू बड़ा उदास उदास सा लग रहा है बेटा, गाड़ी में अकेले यात्रा करो तो मजबूत रहना चाहिए, अगर कोई परेशानी हो तो बता। उस समय एक क्षण के लिए सोनू के मन में आया था कि वह आंटी के आगे हिम्मत करके सारी बात कह के अपना बोझ हल्का कर ले। फिर न जाने क्यों उसकी हिम्मत ही ना हुई और वह खुद में और ज़्यादा सिकुड़ गया। जैसे ही गाड़ी दिल्ली स्टेशन के पास आने को हुई, सब यात्री उठ उठकर अपना सामान संभाल कर दरवाजे के पास खड़े हो गए, पर सोनू के पास भला क्या था? वह भी चुपचाप उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। दिल्ली स्टेशन पर उतरने के लिए सब धक्का मुक्की कर रहे थे। सोनू भी एक भीड़ के रेले में उतरता हुआ प्लेटफॉर्म पर आ गया। आंखें फाड़ फाड़ कर पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म को देखने लगा, जिस पर लोगों की बेशुमार भीड़ थी। हजारों लोग इधर से इधर आ जा रहे थे। सोनू की समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों के इस बड़े से रेले में वह किधर जाए और कहाँ जाए। आसपास ठेले पर पूड़ियाँ सिक रही थी और बड़े बड़े ब्रेड पकौड़े वाले भी थे, छोले भटूरे वाले थे, चाय वाले थे, और भूख के मारे उसकी आंखें सूख रही थी। पर जेब में केवल 2 रुपए के 2 सिक्के थे। इनसे भला क्या चीज आती? थक कर वह एक बेंच के कोने में बैठ गया और उदास आसपास की भीड़ और लोगों को देखने लगा। रह कर उसे कल का सुबह का दृश्य पूरा याद आ रहा था। वह स्कूल से घर लौट रहा था, पर उसके पैर मानो आगे चलने से मना कर रहे थे। असल में उसका 6वीं परीक्षा का रिजल्ट कार्ड मिला। इस बार वह गणित में फिर से फेल हो गया था। तो रह कर उसे पापा की बात याद आती, सोनू तू इस बार पढ़ाई ध्यान से नहीं कर रहा था, देख कहीं बाद में पछताना ना पड़े।
उस समय तो पापा की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। टीवी और क्रिकेट इन दो चीज़ों के अलावा दीवाना रहता था। छुट्टी वाले सारे दिन क्रिकेट खेलता, बाकी दिन में आधी आधी रात तक टीवी पर क्रिकेट मैच देखता। सोचता था कि अभी तो परीक्षा में काफ़ी टाइम है, जल्दी क्या है, आगे चलकर पढ़ लूँगा। पर जब छमाही परीक्षा आई तो उसके हाथ पर फूल गए। खासकर गणित की तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाया था। यही सबसे खराब पेपर हुआ। आज जब छमाही परीक्षा में की रिपोर्ट उसके हाथ में आई तो वह देखकर गणित में केवल 13 नंबर, कितने नंबर, 13 नंबर। यह देखकर सोनू का माथा घूम गया और पापा की बात एकदम मन में खौंद गई कि सोनू तो इस बार ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहा। सोनू को लगा उसके पैर मन भारी हो गए हैं। अब तो दोपहर की धूप, ऊपर से मन में चलने वाला अंदर। घबराकर वे एक रास्ते के पार्क में गुलमोहर के पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और 1.5 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो शाम हो गई। सोनू यह सोचकर घबराने लगा कि अब घर लौटूंगा तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, उनसे क्या कहूँगा, पार्क में जाकर क्यों सो गया था। बस उसी समय सोनू के मन में ख्याल आया, अब घर नहीं जाना, कहीं और चल पड़ना है, अब तो कुछ बनकर ही घर लौटूंगा। फिर जब अंधेरा होने लगा उसने अपने बस्ते को एक पेड़ की डाल पर लटकाया और चुपके से निकलकर स्टेशन जाने वाली राह पकड़ ली। मक्खनपुर स्टेशन पर उस समय दिल्ली जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। सोनू ने आप देखा न था, चुपचाप उस गाड़ी में बैठ गया, खिड़की के पास बैठ गया। एक दो लोगों ने उसे हैरानी से पूछा, पर चूंकि सोनू लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था इसलिए कोई उससे कुछ पूछ ना सका। और यूं मक्खनपुर से चलकर वह दिल्ली आ गया। और दिल्ली स्टेशन पर आकर भी सोनू भीतर से खुदर बुदर चालू थी। वह तय नहीं कर पा रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे। घबराहट के मारे उसके होठ सूख रहे थे, आंखों में जलन हो रही थी। मन ही मन में रो रहा था, यहाँ क्यों आ गया और किस लिए आ गया। तभी सिलेटी कपड़े पहने एक गट्टा सा आदमी उसके पास आया। उसे एक लिफाफा पकड़ाकर बोला, जरा मेरा एक काम करोगे, स्टेशन के बाहर नीला सूट पहने एक लंबा आदमी तुम्हें नजर आएगा, उसे दे देना ये लिफाफा। फिर 10 का नोट आगे बढ़ाते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। सोनू पूछना चाहता था कि नीले सूट वाला आदमी कहाँ खड़ा होगा, उससे क्या कहना है, मगर जब तक वह नाट आदमी गायब हो चुका था। फिर एक डर यह भी था कि बाहर निकलते हुए अगर टीटी ने पकड़ लिया तो उसके पास तो टिकट भी नहीं है। पर फिर वह कुछ सोचकर बाहर की ओर चल पड़ा। तब तक टिकट चेकर जा चुका था। इक्का दुक्का लोग ही बाहर जा रहे थे। उनके पीछे पीछे बाहर गया और आंखें फैलाकर इधर उधर देखने लगा। भला नीले सूट वाला कौन सा आदमी है, यह लिफाफा जिसे पकड़ाना है। दूर उसे एक लंबा पतला सा आदमी नजर आया जिसने नीले रंग का सूट पहना, नीली टाई पहन रखी थी। क्या उसी के पास जाऊं, सोनू सोच रहा था। तभी नीले सूट वाला आदमी उसे अपने पास आता दिखाई दिया। बोला, यह लिफाफा मेरे लिए है ना, लाओ मुझे दे दो, ठीक है। सोनू की कुछ समझ में नहीं आया, नीले सूट वाले ने भला उसे पहचाना कैसे। तब तक नीले सूट वाले ने उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो मैं तुम्हें थोड़ा घुमा फिरा दूँ, दिल्ली में नए आए हो ना, आओ थोड़ा दिल्ली देख लो। लगता है सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, थोड़ा चलकर खा लो। सोनू को बड़ी हैरानी हुई, यह कौन आदमी है, इतना प्यार क्यों जता रहा है, पर वह क्या चाहता है। उसे अच्छा ही लग रहा था, कोई तो ऐसा मिला जो उसकी चिंता कर रहा था। नीले सूट वाले ने एक होटल पर चलकर उसे खाना खिलाया, फिर उसे अपनी कार में बिठाकर दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार दिखाई। काफ़ी देर इधर उधर घुमाता रहा। फिर शाम होने पर बोला, तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं है, चलो मेरे यहीं रहकर, मेरे यहीं रुको, चल कर रहो मेरे यहाँ। वह आदमी सोनू को एक बहुत बड़ी कोठी में ले गया। सोनू को लगा जैसे उसका भाग्य खिल गया हो, पर थोड़े समय बाद ये असलियत सामने आने लगी। उसे अपने जैसे बहुत सारे लड़के वहाँ दिखाई दिए, सभी किसी न किसी वजह से घर छोड़कर भाग आए थे। नीले सूट वाला उन्हें ललचा कर इस कोठी में ले आया था। उनसे अजब अजब काम कराए जाते थे, खासकर
लोगों की जेब काटना, पर्स उड़ाना और भी न जाने क्या क्या चीज, यहाँ तक कि चाकू चलाना, मारपीट करना भी सिखाया जाता। और यह भी कि पुलिस के आ जाने पर किस तरह चकमा देकर भाग निकलना है। नीले सूट वाला सबका गैंग लीडर था, सभी उसे बिग बॉस कहते थे और सबको उसकी बात माननी पड़ती, ना मानने पर कोड़ों से पिटाई होती थी। और जो जितने भी पैसे कमा कर लाता उसे नीले सूट वाला झपट लेता, बस खाने को रूखा सूखा मिलता था और ऊपर से थप्पड़ घूसे। कभी कभी तो बच्चों की चीख चिल्लाहट की आवाज़ें रात रात भर सुनाई पड़ती। सोनू का दिल थाम कर बैठा रहता और सोनू दिल थाम कर बैठा रहता। उसे लगता कल यही सब उसके साथ भी होना है। यह नीली कोठी शहर से बाहर थी और आसपास दूर दूर तक कोई मकान भी नहीं था, इसलिए बिग बॉस को मनमाने अत्याचार करने की पूरी छूट मिल गई। एक दिन जब बिग बॉस बाहर गया हुआ था तब दुबले से एक लड़के ने सोनू से कहा, मेरी बात मानो तो अभी भाग जाओ, बिग बॉस और उसके साथी कहीं बाहर गए हैं, तुम छत पर चढ़कर पीछे खेत में कूद आना, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। और यह लो यहाँ का पता, नाम अशरफ है, बाहर निकलते ही आजमगढ़ में मेरे घर चिट्ठी डाल देना ताकि मेरे घर वाले मुझे ले जाएं। उस नीली कोठी में सभी बच्चे लोहे की जाली में कैद थे, सिर्फ सोनू ही छूटकर बाहर निकल सकता था। उसने यह मौका गंवाना ठीक नहीं समझा। सीढ़ियों से चढ़कर छत पर आ गया और पीछे छलांग लगा दी। उसके हाथ पैर छिल गए थे, माथे पर भी चोट आ गई थी, पर उसे लगा अपनी जान बचाना जरूरी है, अगर मैं बच गया तो ये सारे बच्चे नरक से छूट जाएंगे। वह तेजी से दौड़ पड़ा। घंटे डेढ़ घंटे तक वह इसी बदहवास में दौड़ता रहा। तभी उसे झोपड़ियों की एक कुछ कतारें नजर आई। थकान और घबराहट के मारे सोनू की आंखें बाहर निकल पड़ी, पर सामने झोपड़ियां देखकर उसके मन में उम्मीद जागी, शायद कोई उसे शरण दे दे। तब वह गैंग मास्टर के षड्यंत्रकारी हाथों से बच जाएगा। एक आदमी के पास आकर खड़ा खड़ा हाँफ रहा था। तभी भीतर से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया, बोला, क्या चाहिए बेटा, कुछ परेशानी में हो? पानी। कहने में सोनू को लगा कि जैसे उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही है और वह धब्बे से जमीन पर गिर गया। बूढ़ा दौड़कर भीतर गया, उसके लिए पानी का गिलास ले आया। तुम कौन हो बेटे, कहाँ से आए हो, इतने घबराए हुए क्यों हो? बूढ़े ने पूछा। तो सोनू ने हाफते हुए बताया, सब कुछ बताऊंगा बाबा, पर अभी नहीं, थोड़ा ठहर कर, तब तक मुझे कुछ रोज यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दो, जब तक चाहो रहो, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, बूढ़े ने कहा। फिर बताया, यहाँ सभी लोग उसे गंगा काका कहकर पुकारते हैं। सोनू गंगा काका के साथ झोपड़ी में रहने लगा। गंगा काका उसके लिए सुबह शाम 2 रोटी का इंतजाम भी कर देते। सोनू अब आसपास की झोपड़ियों के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने लगा। इस काम में उसे बहुत खुशी होती, लेकिन बीच बीच में उसे मम्मी पापा की याद आ जाती। सोचता था, उफ, मुझे याद करके वे कितने परेशान होते रहे होंगे। कभी कभी वह अपनी पुरानी आदत को याद करके पछताने लगता। सोचता, अगर मैंने मम्मी पापा की पढ़ने लिखने की सीख मानी होती तो यह दिन मुझे क्यों देखना पड़ता। पर हैरानी की बात थी कि जो पढ़ाई उसे तब अच्छी नहीं लगती थी, अब वह उसे खुद अच्छी लगने लगी थी। पहले जो गणित आफत लगता था वही अब उसे मजेदार लगने लगा है। वो बच्चों को पढ़ाता था, सभी बच्चे खूब रस लेकर पढ़ते थे। अभी यहाँ 10-15 दिन ही हुए थे। एक दिन सोनू ने दूर सड़क पर उसी गैंग मास्टर की झलक देखी। फिर तो वह अक्सर वहाँ दिखाई देने लगा। सोनू समझ गया कि वो उसी की तलाश में यहाँ आता है। उसने गंगा काका को सारी बात कही। गंगा काका ने कहा, चिंता मत करो, यहाँ के पुलिस कप्तान है रहमान साहब, वह बहुत भले आदमी है, लेकिन बदमाशों की खूब खबर लेते हैं। एक सिपाही से मेरी जान पहचान है, उन्हीं के साथ मैं कप्तान साहब के पास चला जाता हूँ। पुलिस कप्तान रहमान साहब को गंगा काका से सारी खबर मिलती है तो वह खुद सादी वर्दी में वहाँ पर आकर छुप जाते हैं। जैसे ही गैंग मास्टर सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया, कप्तान साहब ने अपने सिपाहियों को इशारा कर दिया, खुद भी लपक कर वहाँ पहुँच गए। गैंग मास्टर पकड़ा गया। फिर रहमान साहब ने सोनू को साथ लिया और नीली कोठी पर जा पहुँचे। सब बच्चों को लोहे के पिंजड़े से आज़ाद कराया। उनमें अशरफ भी था। सोनू को देखकर वह उसे गले से लग गया।
गैंग मास्टर और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया। रहमान साहब ने सिपाहियों से कहा इन सब बच्चों को इनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। खुद सोनू के साथ वे उसके घर मक्खनपुर पहुंचे। सोनू के मम्मी पापा की बुरी हालत थी। उसकी मम्मी तो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। सोनू को देखा तो जैसे उनके प्राण लौट आए। उस दिन रहमान चाचा ने पूरे दिन सोनू के साथ ही उसके घर में रहे। सोनू ने खूब प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करी। यह भी बताया कि बिग बॉस जैसे उस्तादों को पकड़ने के लिए क्या क्या तरकीबें लगानी पड़ती हैं। सोनू के मम्मी पापा बार बार कहते रहमान साहब हम किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें, आपने तो हमारे बिछड़े बेटे को हमसे मिलवा दिया। और रहमान साहब हंसकर कहते आपका बेटा बड़ा बहादुर है, इसलिए इसके साथ आकर आपका घर देखने की हमारी इच्छा हुई। बड़ा होकर यह भी एक अच्छा पुलिस अधिकारी बन सकता है। जब यह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो मुझे खत डालना ना भूलिएगा। रहमान साहब ने जाते समय सोनू को अपना ऑटोग्राफ भी दिया। सोनू ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और मन लगाकर पढ़ने लगा। कुछ समय बाद स्कूल की पत्रिका में एक कहानी लिखने के लिए कहा गया तो उसने मक्खनपुर से दिल्ली जाने वाली अपनी सच्ची कहानी लिख डाली, और यह भी कि उसे प्यारे रहमान चाचा ने उसे कैसे बचाया। अब सचमुच सोनू का एक ही सपना था, वह भी बड़ा होकर रहमान चाचा जैसा ही नेक और भला पुलिस अधिकारी बनेगा और भले लोगों की मदद करेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? तो जब तुम्हारे मम्मी पापा और हम तुमसे पढ़ने की बोला करें तो पढ़ाई करा करो, ठीक है? नहीं तो इस तरीके से पिछड़ जाओगे फिर, ठीक है? कल फिर एक और नई कहानी सुनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।